नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्पेशल एडिशन में। आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। भारत में लॉकडाउन खुलने के 1 महीने बाद कोरोना का संकट लगातार बढ़ते जा रहा है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो देश में कोरोना के सबसे अधिक यानी 22,771 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 442 लोगों की मौत हुई है। इसी के साथ देश में संक्रमितों की संख्या 6,48,315 हो गई है। इसके साथ ही कोरोना से मरने वालों की संख्या अब तक 18,655 हो गई है। देश में फिलहाल कोरोना के 2,35,433 एक्टिव केस हैं। इस बीच आईसीएमआर के 15 अगस्त तक कोविड-19 का स्वदेशी टीका लगाने के दावे के बाद कोरोना से निपटने को लेकर एक उम्मीद की किरण जरूर नजर आई है। हालांकि विशेषज्ञों को संदेह लग रहा है। जानकारों का कहना है कि कोरोना वायरस के खिलाफ टीके को तेजी से जारी करने या फिर जारी करने का वादा करना प्रशंसनीय है, लेकिन हमें सोचना होगा कि क्या हम जल्दबाजी तो नहीं कर रहे हैं। देखिए एक रिपोर्ट। देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना केसेस को लेकर अगर सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों की बात की जाए तो महाराष्ट्र में हालात काफी खराब है। यहाँ पिछले 2 दिनों से 6,300 से ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। इसी के साथ महाराष्ट्र में पीड़ितों की संख्या 1,93,000 के करीब पहुँच गई है। वहीं 24 घंटे में 198 नई मौतों के साथ अब मृतकों की संख्या 8,376 हो गई है। देश में कुल मौतों और संक्रमितों में 1/3 से ज्यादा हिस्सा महाराष्ट्र का ही है। संक्रमित राज्यों में दूसरा नंबर तमिलनाडु का है, जहां एक दिन में 4,329 नए संक्रमित पाए गए हैं। इसी के साथ ही राज्य में अब पीड़ितों का आंकड़ा 1,02,721 हो गया है। तीसरे नंबर पर 94,695 केसेस के साथ दिल्ली है। हालांकि अगर तमिलनाडु और दूसरे राज्यों में मौतों की तुलना की जाए तो तमिलनाडु के हालात काफी बेहतर हैं। चौथे नंबर पर गुजरात है 1,905 और तीसरे नंबर पर दिल्ली में 2,923 मौतों के मुकाबले तमिलनाडु में 1,385 लोगों की जान गई है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी आईसीएमआर ने शनिवार को बताया कि देश में अब तक 95,40,132 से ज्यादा टेस्ट हो चुके हैं। 3 जुलाई को 2,42,383 टेस्ट किए गए। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि देश में अब तक 11,300 वेंटिलेटर बनाए गए हैं। इनमें से 6,154 वेंटिलेटर अस्पतालों को सौंप दिए गए हैं, जबकि पूरे देश में 1,02,000 ऑक्सीजन सिलेंडर की सप्लाई की गई है। उधर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एंटीवायरल दवा रेमडेसिविर की खुराक में बदलाव किया है। इसकी खुराक को बीमारी के हल्के चरण में पहले 6 दिन के बजाय घटाकर 5 दिन कर दिया गया है। मंत्रालय ने इसका नया क्लिनिकल प्रोटोकॉल जारी किया है। इस बीच कोरोना वायरस की रोकथाम के मद्देनजर आईसीएमआर का दावा है कि 15 अगस्त तक कोविड-19 का स्वदेशी टीका इस्तेमाल में लाया जा सकता है। इस बाबत आईसीएमआर ने चुनिंदा अस्पतालों से कहा है कि वे भारत बायोटेक के सहयोग से विकसित किए जा रहे संभावित टीके वैक्सीन को परीक्षण के लिए मंजूरी देने की प्रक्रिया तेज करें। हालांकि टीके के परीक्षण में ही अभी 1 महीने का समय लगेगा। परीक्षण एक बार में सफल होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ऐसे में 15 अगस्त तक कोरोना वायरस का टीका बनने को लेकर विशेषज्ञों को संदेह लग रहा है। जानकारों का कहना है कि कोरोना वायरस के खिलाफ टीके को तेजी से जारी करने का वायदा करना प्रशंसनीय है, लेकिन हमें सोचना होगा कि क्या हम जल्दबाजी तो नहीं कर रहे। फिलहाल देश में 7 से ज्यादा टीकों पर शोध चल रहा है और केवल कोवैक्सीन और जाइडस के जाइकोव-डी को मानवीय क्लिनिकल परीक्षण की अनुमति दे दी गई है। पूरी दुनिया में 100 से ज्यादा टीकों का मानव पर परीक्षण चल रहा है, लेकिन किसी भी टीके को अभी मंजूरी नहीं दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट। और अगर बात पिछले 24 घंटे की करें तो देश में कोरोना के सबसे अधिक यानी रिकॉर्ड 22,771 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 442 लोगों की मौत हुई है। इसी के साथ देश में संक्रमितों की संख्या अब तक 6,48,315 हो गई है। इन सब के बीच में आईसीएमआर की कोवैक्सीन को मंजूरी देने की बात भी सामने आई है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान चर्चा में शामिल होंगे। मैं आपका परिचय करा दूं, हमारे साथ कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर अंशुमन कुमार साहब चर्चा में शामिल होंगे। सर, बहुत स्वागत है आपका। इसी के साथ आईएमए के पूर्व उपाध्यक्ष डॉक्टर DR राय साहब भी हमारे चर्चा का हिस्सा बनेंगे। सर, बहुत स्वागत है आपका। और ओबेसिटी और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नेहा गुप्ता भी हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगी। सवाल अंशुमन जी आपसे है, मेरा शुरुआत आपसे करूंगा, क्योंकि जिस तरह से कोवैक्सीन को लेकर सरकार की कवायद तेज हो गई है और आईसीएमआर ने मंजूरी देने की बात कही 15 अगस्त तक, तो इन सब के बीच में जब लगातार आंकड़ों में इजाफा होते जा रहा है और काफी लंबा वक्त हम सब ने देखा, लॉकडाउन को भी देखा, लॉकडाउन अनलॉक भी देखा, और इसके बाद में लगातार आंकड़ों में इजाफा होते जा रहा है, और अब बात कोवैक्सीन के सामने आई जो कि स्वदेशी वैक्सीन है, और इसका क्या कुछ असर पड़ेगा कोरोना पर, क्योंकि जिस तरह से कोरोना की मार जो है अब तक देश और दुनिया झेल रही है। इस
स्पेसिफिक क्वेश्चन मेरे ख्याल से आपका यही है कि वैक्सीन जो क्लेम किया जा रहा है, वैक्सीन के बारे में क्या असर पड़ेगा जी जो बढ़ती हुई तादाद है कोरोना वायरस से जी बिल्कुल संक्रमण की। जी इसको बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से समझने की जरूरत है। किसी भी वैक्सीन का जब डेवलपमेंट होता है, सभी लोग चाह रहे हैं कि जितनी जल्दी वैक्सीन आए और लोग इम्यूनाइज हो जाएं जी और इस बीमारी से बच जाएं। देखिए, इसमें समझना क्या है कि हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं वैज्ञानिक जितनी जल्दी वैक्सीन ले आए, लेकिन आज तक की मेडिकल हिस्ट्री में अर्लीस्ट जो वैक्सीन आया मम्स का आया है, जिसमें 4 साल लगे थे। दूसरा, ये कोरोना वायरस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस है। इसके वैक्सीन को डेवलप करने में टेक्निकल बहुत सारे पैमाने पर उतारना पड़ता है, एक। दूसरा, कभी कभी एडवर्स सीरियस इफेक्ट को देखना पड़ता है। ऐसा ना कि वैक्सीन देने के बाद किसी को कोरोना हो जाए, इसलिए जल्दी आना चाहिए, लेकिन इतना प्रेशर, इतना दबाव वैज्ञानिक पे ना डल जाए कि कहीं कोई चूक हो जाए। इसलिए बहुत ज्यादा बैलेंस करना है दोनों को, जल्दबाजी नहीं करनी है वैक्सीन को उतारने में। एट द सेम टाइम सभी लोगों को संक्रमण से अगर बचा सके तो अच्छी बात है। ठीक है, रुक करूंगा डीआर राय साहब आपका। जिस तरह से लगातार आंकड़ों में इजाफा होते जा रहा है, और क्या कुछ एहतियात हम सबको बरतने की आवश्यकता है, और इन सब के बीच में कहीं आईसीएमआर के द्वारा या फिर जो कि वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां हैं उनके द्वारा कहीं जल्दबाजी तो नहीं की जा रही? क्या कुछ मानना है आपका? ये आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। तो सबसे पहली चीज आपने कही कि जो केसेस बढ़ रहे हैं जी उसमें एहतियात की क्या जरूरत है। जी मैं फिर कहूंगा, एहतियात सबसे बड़ी चीज है कि आप ही अपने आप को बचा सकते हो। आपका इलाज आपके पास ही है, ना और किसी के पास इलाज नहीं है। जो सोशल डिस्टेंसिंग की हमने बात कही, जो हमने मास्क की यूज करने की बात कही, जो क्वारंटीन या आइसोलेशन डिस्टेंस बात की, इसको अगर हम फॉलो करते रहेंगे तो हमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। रहा सवाल दूसरा कि जिस प्रकार से लॉकडाउन के बाद अनलॉकडाउन 1 हुआ या अनलॉकडाउन 2 हुआ, तो केसेस की बढ़ोतरी हुई है और ये वाकई में हमारे लिए चिंता का विषय है। और इसके लिए अगर आज कहें कि हमारे पास इमीडिएटली कोई वैक्सीन आने वाला है, ये बहुत अच्छी खबर है। हम भी एज ए डॉक्टर होके और एज ए नॉर्मल सिटीजन होके उसका स्वागत करते हैं, लेकिन डॉक्टर होने के नाते मैं अपनी जिम्मेदारी से नहीं भागना चाहता, यह कहते हुए कि जल्दबाजी के अंदर किसी चीज को इंट्रोड्यूस करने से पहले उसकी गुणवत्ता को देख लेना बहुत जरूरी होगा। सबसे बड़ी चीज आप ये देखिए, वैक्सीन और मेडिसिन के अंदर फर्क क्या है। मेडिसिन एक बीमार आदमी को दी जाती है, वैक्सीन एक अच्छे भले चंगे आदमी को दिया जाता है। अगर एक नॉर्मल आदमी को वैक्सीन इसलिए दिया जा रहा है कि उसके अंदर एंटीबॉडीज बन जाए ताकि वो इस प्रकार के इन्फेक्शन से लड़ने में सक्षम हो जाए, तो उसकी हर स्टेजेस हैं। अगर उस स्टेजेस को हमने जंप करने की कोशिश की, अगर उस स्टेजेस को हमने ओवरलुक करने की कोशिश की, तो हम किसी समस्या पे पहुंच सकते हैं। तो आईसीएमआर एक बड़ी रेपुटेड संस्था है, हमें उस पर पूरा विश्वास भी है, लेकिन डॉक्टर होने के नाते आई कीप माई फिंगर्स क्रॉस कि ये इतनी जल्दी वैक्सीन का आ जाना, इसके अंदर कि हमें एफिकेसी, सेफ्टी, अकाउंटेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी और अवेलेबिलिटी हर जगह हो, थोड़ा सा इसके ऊपर मुझे डाउट है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। चलिए ठीक है डीआर राय साहब, रुक करेंगे डॉक्टर नेहा गुप्ता का। मैं बहुत स्वागत है आपका, आप जानी मानी ओबेसिटी और गायनी एक्सपर्ट हैं। नेहा जी, जिस तरह से लगातार आंकड़ों में इजाफा होते जा रहा है, हम आपसे जानना चाहेंगे कि विशेष तौर पर महिलाओं को क्या कुछ एहतियात बरतने चाहिए, और जिस तरह से आप महिलाओं के रोग विशेषज्ञ भी हैं, तो ऐसे में क्या कुछ खास एहतियात बरतना चाहिए, चाहे वो गर्भवती महिला हो, चाहे वो कामकाजी महिला हो या फिर वर्किंग महिला हो, उन्हें क्या कुछ एहतियात बरतने की खास आवश्यकता है इस कोरोना संकट काल के दौरान? देखिए, प्रेग्नेंट जो महिलाएं हैं उनकी ऑलरेडी हम जानते हैं कि इम्यूनिटी कम होती है जी। तो प्रेग्नेंट लेडीज को और ओल्डर वुमेन जिनकी उम्र 60 साल 65 साल से ज्यादा है, एंड ऐसी लेडीज को कोरोना का संक्रमण होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। तो हम रेकमेंड करते हैं कि जो भी प्रेग्नेंट लेडीज हैं वो अपने घर से बाहर कम से कम निकलें। डॉक्टर की विजिट खाली जो बहुत जरूरी हैं या जो अल्ट्रासाउंड टेस्ट जरूरी हैं उन्हीं के लिए हॉस्पिटल आएं, बाकी सारा इलाज घर से ही कराएं, डॉक्टर के साथ टच में रहें। ऐसे ही जो ओल्डर वुमेन हैं जिनको बाकी और परेशानियां हैं, डायबिटीज, हाइपरटेंशन या गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, तो उनका भी हम समाधान यही चाहते हैं कि हम उनका कम से कम हॉस्पिटल विजिट
कर घर पर ही उनको ट्रीट करने की कोशिश करें। और ये घर पर रहने की वजह से जो बाकी और परेशानियां बढ़ रही हैं, जी जैसे अनकंट्रोल डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, इन सबको कम करने के लिए हम उनकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में हेल्प करें। कुछ ऐसे योगा और एक्सरसाइजेज जो वो घर पर आराम से कर सकती हैं, उसके लिए उनको और जागरूक करें। आई थिंक यही हमारा मेन एम है प्रेग्नेंट वुमेन और ओल्डर वुमेन के लिए। और जो महिलाएं काम पर जा रही हैं, जिनके पास बच्चे हैं घर में, उनको ये समझने की जरूरत है कि हम सारा सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स को यूज करते हुए तब अपने काम पर जाएं। घर आने के बाद सैनिटाइजेशन कैसे करना है इसको ध्यान से सीखें और अपने बच्चों से दूरी बनाकर रखें। एटलीस्ट घर में आने के बाद हैंड वॉश करें, अपने कपड़े चेंज करें, जिससे कि बाकी घर के बड़ों और बच्चों को इन्फेक्शन लगने की पॉसिबिलिटी ना हो। जी चलिए ठीक है, मैं दोबारा रुक करूंगा अंशुमन कुमार साहब आपका, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर आंकड़ों में इजाफा तो हो ही रहा है और सरकार हर बार कवायदे कर रही है, तमाम दावे भी कर रही है कि जिस तरह से कोरोना को कंट्रोल किया जा सके, लेकिन इन सब के बीच में आंकड़ों में इजाफा हो रहा है। क्या लगता है आपको, कब तक कोरोना संक्रमण से हम सब निजात पा सकेंगे और क्या कुछ एहतियात, क्या कुछ कदम जो है सरकार के द्वारा उठाए जाने चाहिए ताकि लोग जल्द से जल्द इस कोरोना से निजात पा सके? देखिए, इसको ऐसे समझिए आप, 3 फेज में कोई भी संक्रामक बीमारी का पैंडेमिक जब होता है 3 फेज में समझने की जरूरत है। पहला फेज होता है जिसकी बात आप कह रहे हैं लॉकडाउन, मतलब जब संक्रमण आपके कंट्री में इन कर रहा है, कैसे उसको कंटेन कर लें और कंट्री में स्प्रेड ना होने दें, उस फेज को हम क्रॉस कर चुके हैं। इसलिए लॉकडाउन अब डिस्कशन का पॉइंट नहीं है, क्योंकि बार बार मैं कहता आया कि लॉकडाउन के 3 पर्पस होते हैं। मिटिगेशन मतलब अल्पीकरण कर लीजिए वायरस का, तैयारियां कर लीजिए और टेस्टिंग बढ़ा दीजिए। उस फेज को क्रॉस कर चुके हैं। अब हम सेकेंड फेज कहां पे हैं कि जहां मैक्सिमम लोग संक्रमित हो रहे हैं, अब कैसे कम से कम क्षति, हमारी जान की क्षति हो, इस पे काम करना है। मतलब कैसे मैक्सिमम लाइफ बचाएं। और थर्ड फेज आता है जिसमें हम वैक्सीन की बात कर रहे हैं, स्वस्थ लोगों को कैसे हम संक्रमण होने से बचाएं। तो अब केसेस क्यों ज्यादा बढ़ रहे हैं उसको समझने की जरूरत है कि वायरस ऑलरेडी आपके एक एक गांव तक पहुंच चुका है जी। तो हर लोग एक्सपोज हैं। अब इसमें एसिम्प्टोमेटिक कैरियर, आपको पता भी नहीं चलेगा, संक्रमण होगा, खत्म हो जाएंगे, एंटीबॉडी आपके शरीर में डेवलप हो जाएगा, आप निकल जाएंगे। जो डॉक्टर नेहा ने भी बताया, जो वल्नरेबल ग्रुप है, डायबिटिक, एल्डरली, बुजुर्ग लोग जो हैं, कैंसर के रोगी जो हैं, इनको हम सेग्रीगेट कर रहे हैं कि इनको स्पेशल प्रिकॉशन लेके अलग रखना है। क्या अब होगा, जो डबलिंग टाइम की बात आप लोग सुनते थे, आज अगर 6 लाख केसेज हैं, अगर ये डबल होता है, जिसको डबलिंग टाइम के अंदर होना होता है, तो सीधा 12 लाख होगा। तो पहले के आंकड़े, अभी के आंकड़े आपको इसलिए डरावने लग रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। तो आप लग रहा होगा कब खत्म होने वाला है। सीरियसली स्पीकिंग, नोबडी कैन स्पेकुलेट, कोई भी अभी प्रिजम्पशन पे नहीं कर सकता है कोरोना कब खत्म होने वाला है। अब क्या एस्ट्रोलॉजिस्ट का ये मानना है कि जब हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी, मतलब मैक्सिमम लोग संक्रमित होके इससे निकल जाएंगे और मैक्सिमम लोगों में एंटीबॉडी इसके अगेंस्ट बन जाएगी, तभी ऐसा होगा कि आंकड़े आपके नीचे उतरने, मतलब ग्राफ आपका डाउन होना चालू होगा। ये कब होगा स्पेकुलेट करना बहुत डिफिकल्ट है, पर्टिकुलरली कंट्री इंडिया जैसे कंट्री में जो वेरिगेटेड पॉपुलेशन है, कहीं डेंसिटी बहुत ज्यादा है, कहीं अर्बनाइजेशन है, कहीं स्लम है, स्लम मिक्स विद अर्बनाइजेशन है, ऐसे कंट्री के लिए प्रेडिक्ट करना डिफिकल्ट होता है। ठीक है अंशुमन साहब। यार राय साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरह से आंकड़ों में इजाफा होते जा रहा है, जिस तरह से अभी अंशुमन साहब ने बताया कि कोई भी गणना नहीं कर सकता कि कोरोना कब खत्म होगा, यानी कि कैसे आंकड़ों में कमी आएगी, कैसे जो आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं इसमें गिरावट आएगी, ये एक बड़ा सवाल है। क्या कुछ लगता है आपको, कैसे कोरोना संक्रमण कम हो पाएगा, कैसे कोरोना के जो आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं ये अब डाउनलिंक में आएंगे, यानी गिरावट में आएंगे, ये कैसे होगा? देखिए, आज की परिस्थिति को देखते हुए तो ऐसा लगता है कि देखिए, आज से 1 हफ्ता पहले दिल्ली के अंदर करीब 4000 नए केसेस रोज आ रहे थे जी। लेकिन धीरे धीरे करते हुए आज का जो डाटा देखते हैं तो 2500 सम केसेस आज संक्रमित हुए हैं। तो ऐसा लगता है कि ये डाउनवर्ड ट्रेंड स्टार्ट हो गया है और इसी के ऊपर हम आशा कर रहे हैं कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर ये फ्लैटनिंग ऑफ द कर्व हमारा चालू हो जाएगा। लेकिन सबसे बात फिर मैं यही कहूंगा कि अगर हम अपने आप को सचेत और डिसिप्लिन में नहीं रखेंगे तो कोई फायदा नहीं है। सबसे बड़ी समस्या क्या है आज की तारीख में कि लोग बाग एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट बहुत ज्यादा है, जो सड़क पे घूम रहा है, हमको मालूम नहीं है, जब तक उसका टेस्ट नहीं होगा उसका मालूम नहीं पड़ता है। जो आदमी अपने आप को
क्वारंटाइन नहीं कर रहा, आइसोलेट नहीं कर रहा है, वो भी एक समस्या का विषय है। तो इन चीजों को देखते हुए हमको सबसे बड़ी चीज है। और सेकंड चीज क्या हुई है कि जो हमारे लिए कहा जाए कि जैसे लॉकडाउन खुला और लॉकडाउन के बीच में ही लोगों ने, हमारे कुछ मजदूर भाइयों ने यहाँ से पलायन करना चालू किया और वो ये संक्रमण हमारा पेरिफेरी में भी चला गया। देखो हमारे बड़ी सिटीज के अंदर सुविधाएं बहुत उपलब्ध हैं, लेकिन हमारे गांव के अंदर मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। तो वो एक समस्या बहुत बड़ी थी जिसकी हमको हमेशा चिंता थी और हमने हमेशा टीवी पे भी कहा कि सरकार को इन प्रवासी मजदूरों के बारे में पहले सोचना चाहिए। इनकी समस्याओं को सुचारू रूप से आप सॉल्व कीजिए, इनको अपने गांव मत जाने दीजिए, अगर जाते हैं तो इनको आप आइसोलेट कीजिए, क्वारंटाइन कीजिए, टेस्ट कीजिए। अगर नहीं करेंगे तो किसी को नहीं पता कि हमारे पास कितने लोग टेस्टेड है, आज कितने लोग हमारे संक्रमित हैं। अगर आज दिल्ली के अंदर जितने भी टेस्ट हो रहे हैं, अगर टेस्ट की संख्या आप बढ़ा दीजिए, डबल कर दीजिए, तो आपकी जो संक्रमण रेशो आ रहा है वो भी डबल हो जाएगा जी। तो सबसे बड़ी समस्या यही आ रही है कि कोरोना के बारे में आज की तारीख में प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है कि हमें 1 महीने की तकलीफ है या 2 महीने की तकलीफ है, ये कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन हाँ, देखते हुए एक आशा की किरण है कि अगर ये डाउनवर्ड ट्रेंड चालू हो गया, फ्लैटनिंग हो गई, जिस प्रकार से आईसीएमआर एक दावा कर रही है कि हम वैक्सीन से लेकर आ जाएंगे, वो 15 अगस्त की बात कर रहे हैं, जो मुझे डाउटफुल लगता है। मैं तो कहता हूँ सितंबर अक्टूबर तक भी आ जाएगा जी, तो भी हमारे देश के लिए, हमारी जनता के लिए बहुत ही फायदे करेगा। चलिए ठीक है डॉक्टर नेहा, आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से WHO की रिपोर्ट सामने आई है कि आंकड़े और भयानक हो सकते हैं और डरावने आंकड़े सामने आ सकते हैं, तो ऐसे में क्या कुछ सावधानी और बरतनी चाहिए आम लोगों को? जिस तरह से आंकड़ों में लगातार इजाफा होते जा रहा है और उसके बाद में लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और रिपोर्ट भी सामने आ रही कि अभी भयानक आंकड़े और ज्यादा आ सकते हैं, तो हमें और कितने सावधान रहने की आवश्यकता है इस स्थिति में? देखिए, लॉकडाउन खुलने का सरकार का मेन एम है कि हमारी इकोनॉमी को बचाना जी। इसका हमारा सरकार ये नहीं चाहती है कि हमारी और संक्रमण बढ़े। लोगों को ये समझने की जरूरत है कि अगर हमें काम पर जाना है या जरूरी कुछ काम करने जाना है, आप घर से बाहर निकलें। लेकिन जिस तरीके से ये सारी शॉप, मॉल, बाकी सारी चीजें खुलती जा रही हैं, ऐसा लगता है कि लोग वो सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स भूलते जा रहे हैं। आप आज देखिए, अगर इसमें रोड पर लोग मास्क नहीं पहनेंगे, एक दूसरे से दूरी नहीं बनाकर रखेंगे, जो लोग ऑलरेडी पॉजिटिव हैं वो अगर और लोगों के साथ कांटेक्ट में आएंगे तो हमारी बीमारी आगे बढ़ेगी। तो अपने सरकार के ही नहीं, पर्सनल लेवल पर जब तक हम इस बात को नहीं समझेंगे कि इस बीमारी को रोकने की क्षमता हर किसी इंसान के अंदर है, सरकार के अंदर खाली नहीं है, तो जब तक हम अपने ये सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स बनाकर रखेंगे, फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग हो, सैनिटाइजर का यूज हो, बच्चों से बड़ों से डिस्टेंस मेंटेन करना हो, आपस में क्लोज गैदरिंग ना करना हो, आपस में भीड़ भाड़ की जगहों पे ना जाएं, अगर किसी को कोई कॉफ, कोल्ड, फीवर जैसे सिम्टम्स हैं तो सेल्फ आइसोलेट करें, टेस्टिंग कराएं। जो सरकार अब टेस्टिंग बढ़ा रही है, एंटीजन टेस्टिंग हो रही है, इससे कंटेनमेंट जोन क्या उनके आसपास की जगहों पर हमें पता चल रहा है कि हमारी इम्यूनिटी कितनी आ रही है, कितने लोग कोरोना के पॉजिटिव होने के बाद ठीक हो रहे हैं। तो अगर हम यही एंटीजन टेस्टिंग बढ़ाएं और कंटेनमेंट जोन को स्ट्रिक्टली जिस तरीके से हम पहले फॉलो करते हुए आ रहे थे ऐसे ही फॉलो करते रहेंगे तो आई फील आंकड़े इतनी जल्दी नहीं बढ़ेंगे। लेकिन अगर हमने सोचकर, रिलैक्स होकर ये सोचा कि ये लॉकडाउन खुल रहा है, सारी चीजें नॉर्मलाइज हो रही हैं, वैक्सीन आने वाली है, वैक्सीन डेफिनेटली अगर 15 अगस्त तक आ जाती है बहुत ही बढ़िया बात है, सबके लिए बहुत अच्छी बात होगी। बट क्या वो एफिकेशियस होगी, क्या सेफ होगी, ये सारी चीजें हमें पता करने की जरूरत है। और अगर हमारी वैक्सीन आती है तो डेफिनेटली आंकड़े आगे नहीं बढ़ेंगे और जो हमारी दवाइयां हैं जैसे रेमडेसिविर आई, इन सारी दवाइयों से डेफिनेटली हम आज की हमारी स्टेज कहीं बहुत अच्छी है जो पहले थी उससे। तो लोगों को ये समझने की मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा जरूरत है कि वो अपने प्रिकॉशन जरूर लेकर चलें, खाली इस बात पर ना रहें कि हमारा लॉकडाउन खुल रहा है और हम सब चीजें नॉर्मलाइज कर ये वायरस से ऐसे ही निकल जाएंगे और इम्यूनिटी आ जाएगी। ठीक है
डॉक्टर अंशुमन, जिस तरह से महाराष्ट्र राज्य की अगर हम बात करें तो देश भर में महाराष्ट्र राज्य में सबसे अधिक आंकड़े देखने को मिले हैं। वहां पर सबसे अधिक जिस तरह से पहले आंकड़े सामने आए थे और उसके बाद में सरकार ने कोशिशें शुरू करी तो आंकड़ों में कहीं ना कहीं थोड़ी गिरावट आई है। लेकिन जिस तरह से वहां के अगर पुलिस विभाग की बात करें, पुलिस डिपार्टमेंट की बात करें तो तकरीबन 1500 से 2000 पुलिस वाले वहां पर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और वहां पर अधिकतम पूरे देश भर में सबसे ज्यादा पुलिस वालों को, पुलिस में जो पुलिसकर्मी है उनकी जान वहां पर महाराष्ट्र में गई है। तो क्या लगता है कि कहां चूक हुई है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा कि इतने बड़े जो लोग जनता को जागरूक करते हैं, जो लोग जनता को बताते हैं कि कैसे एहतियात बरतना है और कैसे उनकी सुरक्षा करना है, अगर वही लोग कोरोना पॉजिटिव होकर इस तरह कोरोना का शिकार हो जाएंगे तो ऐसे में आम लोगों की क्या कुछ स्थिति होगी? तो ऐसे में क्या लगता है आपको कि कहां सरकार के द्वारा चूक हुई है महाराष्ट्र में कि इतने ज्यादा पुलिसकर्मी जो है वो कोरोना पॉजिटिव हो गए थे? पहले देखिए, इसको समझिए, जो कोरोना की स्प्रेड चालू हुआ, आप जी। मिड अप्रैल से फर्स्ट वीक ऑफ मई की बात कीजिए। टेलीविजन पे कई बार मैंने इस बात को कही थी जब लोग कह रहे थे कि साउथ एंड कोस्टल रीजन में कोरोना केसेस ज्यादा है, मतलब केरला, मुंबई, मतलब गुजरात, महाराष्ट्र, इधर केसेस ज्यादा हैं। तब भी मैंने कहा था कि वहां पे इंटरनेशनल फ्लाइट की ट्रांसमिशन ज्यादा है, पहले केसेज वहां हुए, स्लोली जैसे कंट्री में ये मूवमेंट चालू होगा, ये चालू होगा। दिल्ली आया, अभी जब केसेज जो बताया राय साहब ने, प्रवासी मजदूर जब यूपी बिहार की तरफ माइग्रेट हुए, बंगाल की तरफ माइग्रेट हुए हैं, अब केसेज उधर बढ़ेंगे। तो ये तो एक पीरियड होता है, इंक्यूबेशन पीरियड के बाद केसेज कहाँ बढ़ेंगे, ये बढ़े। दूसरी बात जो आपने कही, महाराष्ट्र में पुलिसकर्मियों, ह्यूमन बॉडी चाहिए कोरोना को। कोरोना का इससे मतलब नहीं है आप किस जाति धर्म के, किस पेशे के हैं, उसको कोई इससे मतलब नहीं। पुलिसकर्मियों को जो संक्रमण हुआ, सेम डॉक्टर का संक्रमण, आप इंदौर उठाइए, महाराष्ट्र उठाइए, दिल्ली उठाइए, डॉक्टरों का संक्रमण हुआ, ह्यूमन बॉडी है जी। अब जब तैयारी क्या करनी थी, पुलिसकर्मियों की ट्रेनिंग देखिए, एक डॉक्टर की ट्रेनिंग होती है, मास्क कैसे लगाना है, पीपी किट अगर पहनना हो तो कैसे पहनना है, या हैंड वॉशिंग, इवन सिंपल चीज लगती है कि साबुन पानी से हाथ धोना होता है, प्रॉपर कैसे हैंड वॉशिंग करना है कि उंगलियों के बीच से वायरस की क्लीनिंग हो। बिल्कुल, ये पुलिसकर्मियों कितने की ट्रेनिंग है, जरा आप बात करके देखिएगा। मैं तो पर्सनली बात करता हूँ, एग्जैक्ट एजुकेशन लेवल, अवेयरनेस लेवल, जिसको कहते हैं साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना, इसकी कमी रहती है, जिसके कारण कई बार आपने भी देखा होगा, गौर किया होगा, मास्क लगा रहता है, मुंह पे रहता है, नाक के ऊपर नहीं रहता है, तो वायरस तो नाक से नहीं जाएगा ना भाई जी। एक 5 मिनट का ऑब्जर्वेशन आप कीजिए, किसी को मास्क लगाए देख के, मास्क को ठीक करने के लिए कम से कम 10 से 12 बार अपने चेहरे को टच करते हैं। ये छोटी छोटी एहतियात अगर नहीं बरते हैं तो केसेस बढ़ेंगे। ये सब चूक होती है, बहुत छोटी चूक होती है, बीमारी अति गंभीर रूप ले लेती है। चलिए ठीक है अंशुमन जी, तो यानी जिस तरह से छोटी छोटी चूकों की वजह से लगातार आंकड़ों में इजाफा हुआ है, कहीं ना कहीं लापरवाही हम सभी की है, क्योंकि जिस तरह से खास एहतियात जिस तरीके से बरतने चाहिए थे वो कहीं ना कहीं उसकी कमी जो है देखने को मिली है। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, क्योंकि जिस तरह से आंकड़ों में इजाफा होते जा रहा है उन सब के बीच में जो सही तरीके से एहतियात बरतना है और एहतियात का भी एक जो रूप है वो हमें फॉलो करना होगा, जो उसका जो गाइडलाइन है वो हमें खास ध्यान रखना होगा। तो जिस तरह से भारत में लॉकडाउन खुलने के 1 महीने बाद कोरोना का संकट लगातार बढ़ते जा रहा है और ऐसे में हम चर्चा कर रहे हैं आज कोवैक्सीन पर, क्योंकि जिस तरह से अब देश में 15 अगस्त तक नई कोवैक्सीन जो है स्वदेशी वैक्सीन है वो आ सकती है, उससे क्या कुछ राहत मिलेगी, हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ लगातार खास मेहमान बने हुए हैं। रुक करेंगे डीआर राय साहब आपका, क्योंकि जिससे पहले ब्रेक के पर जाने से पहले अंशुमन साहब से बात करी। डीआर राय साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरह से आंकड़ों में इजाफा होते जा रहा है, सरकार लगातार कोशिशें करते जा रही है, क्या कुछ माना जाए कि क्या कुछ एहतियात बरतने में चूक होगी? जिस तरह से अभी अंशुमन साहब ने बताया कि पुलिसकर्मियों के द्वारा कहीं ना कहीं चूक हुई है, डॉक्टरों को खास ट्रेनिंग दी जा रही थी, उसके जरिए लोगों ने सुरक्षा पाई है, तो ऐसे में क्या माना जाए कि अगर जिस तरह से अगर एहतियात बरतने की खास ट्रेनिंग दी जाती, आम लोगों को पहले जागरूक कर दिया जाता, तो शायद आंकड़े इतने अधिक नहीं होते? क्या गाइडलाइन का पालन करने में, क्या एहतियात बरतने में कहीं ना कहीं हम लोगों के द्वारा चूक हुई है? देखिए, अगर चूक नहीं है तो इतने संक्रमित कभी भी नहीं होते, ये मानने वाली बात है जी। डॉक्टर अंशुमन ने जो बात कही, बिल्कुल मैं उनसे एग्री करता हूँ कि पुलिस वालों को जब फ्रंट लाइन ड्यूटी के ऊपर डाला गया, एज ए कोरोना वॉरियर लगाया गया जी, तो उनकी उससे पहले अच्छी प्रॉपर ट्रेनिंग की बहुत जरूरी थी जी। आज हमारे कई डॉक्टरों को पीपी यूज करना, मैं एज ए डॉक्टर कहने को तैयार हूँ कि प्रॉपर यूज करना भी नहीं आता है। सेकंड चीज, पीपी पहनकर आदमी 6-7 घंटे उसी हालत में नहीं रह पाता, वो भी वहीं पे गलती कर लेता है। अगर आपको देखो, बड़ा आश्चर्य होगा, आज जिनको हम कोरोना वॉरियर्स कहते हैं, मोर देन 1000 पर्सन इस वक्त सफर कर रहे हैं। करीब 80 करीब डॉक्टर्स की डेथ हो चुकी है, पैरामेडिकल स्टाफ की डेथ हो चुकी है। दिल्ली के अंदर 7 डॉक्टर्स की डेथ हो चुकी है।
आप ये बताइए, जिन लोगों ने अपने जीवन को खतरे में डाल के जनता को, समाज को बचाने के लिए आगे खड़े हुए हैं, उनके प्रोटेक्शन की व्यवस्था करना सरकार की जिम्मेदारी हो जाती है। प्रॉपर पीपीआई देना, प्रॉपर उनको हाइजीन देना, प्रॉपर उनको प्रोटेक्शन देना, प्रॉपर उनको आइसोलेशन करना, और रोज के रोज जिस प्रकार से हमारी एडवाइजरी बदलती रही, वो भी कई जगह काम नहीं आई, वो भी मुश्किल हो गई। कई लोगों को, पुलिस वालों को कुछ पता नहीं था, वो ड्यूटी पे आए तो एसएचओ ने कहा भाई तू आज इधर ड्यूटी पे चला जा, उसको कुछ भी नहीं पता। इस प्रकार से रिप्लेसमेंट, ऐसी डिजीज के अंदर रिप्लेसमेंट नहीं मिलता और नहीं करना चाहिए जब तक कि आदमी वेल इक्विप्ड, वेल अक्वेंटेड ना हो उस चीज से। तो ये सबसे बड़ा कारण रहा। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे देश ने दूसरे देशों के बनस्पत बहुत अच्छा किया है, और अभी भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि हम इस समस्या से निपटेंगे। लेकिन जो बात कहने की है वो सिर्फ एक है कि हमें अपने आप को डिसिप्लिन में रखना है, चाहे कुछ हो जाए। सोशल डिस्टेंसिंग हमको मेंटेन करनी है, और कोरोना ने हमको आज ये सिखा दिया है कि आने वाला जीवन आपके बीते हुए जीवन से बिल्कुल डिफरेंट होगा। जी। एक वक्त था किसी के घर में हम 20-25 आदमी इकट्ठे हो जाते थे, खाने पे चाय पे चले जाते थे। अब आप भूल जाइए, आप अगर घर के अंदर हैं, बच्चों को, अपने भाइयों को आपस में डिस्टेंस करना पड़ेगा, क्योंकि जो व्यक्ति बाहर से घूम के आ रहा है, बाहर कार्य करके आ रहा है, पता नहीं वो कितने वायरस को साथ लेकर आया है। बिल्कुल। तो उसको सबसे पहले वहां पे प्रिकॉशन लेनी है ताकि अपने घर वालों को बचाए। जब घर वालों को बचाएगा तभी बाहर वालों को बचाएगा। तो ये एहतियात हमारे लिए बहुत जरूरी है, और सरकार ने भी और आपके मीडिया ने भी बहुत अच्छा सहयोग दिया है। इतनी ज्यादा इसके ऊपर पब्लिसिटी की है, जिसका मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा, और जिसके भी सब कुछ रोक पाए। अभी भी जनता को यह है, आप देखिए लॉकडाउन खुलने के बाद कितनी जगह आपने देखा होगा सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। एक एक दुकान के ऊपर 50-50 आदमी खड़े हैं, और पढ़े लिखे लोग। मैं एज ए डॉक्टर किसी एक दुकान पे गया, तो मैं काउंटर पे खड़ा हूं, मेरे पीछे से आके हाथ दे रहे हैं, जरा ये देना मेरे को। मुझसे रहा नहीं गया, आई फाइट देम। इनका आपकी शर्म आनी चाहिए, आप पढ़े लिखे आदमी हैं। सरकार रोज कह रही है, टीवी रोज कह रहा है, अपने आप को 6 फीट की डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। कौन सी आग लगी हुई है जो आप यहाँ पे आके खड़े हो गए जी। तो ये वाली भावना अगर हर व्यक्ति करेगा तो हम इस इन्फेक्शन को जरूर रोक पाएंगे। ऐसी कोई मुश्किल नहीं है, कहता है। और जैसे डॉक्टर अंशुमन कह रहे हैं हर्ड इम्यूनिटी की, हम भी जानते हैं हर्ड इम्यूनिटी, लेकिन ये एक बहुत ही डिफिकल्ट प्रोसेस है। हर्ड इम्यूनिटी तभी आती है जब 75 to 80% लोग सफर कर जाएं। जी। अगर 70 to 80% पॉपुलेशन सफर करेगी, 130 करोड़ के अंदर, यानी 1 करोड़ आदमी, 100 करोड़ संक्रमित हो जाएं, और 100 करोड़ के अंदर जो आज डेथ रेशियो चल रहा है 3 पॉइंट समथिंग का है, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं हम वो जनता हमारी हम खोना नहीं चाहते। चलिए, हमें इस वक्त अपने आप को प्रयत्न करिए, हम बचा लेंगे। वैक्सीनेशन के ऊपर सरकारें लगी हुई है। आज की तारीख में 110 कंपनियां जो वैक्सीन के ऊपर काम कर रही हैं। गवर्नमेंट ने, आईसीएमआर ने करीब 17 इंडस्ट्रीज को परमिशन दे दी है ह्यूमन ट्रायल की, लेकिन इसमें टाइम लगेगा। इसके ऊपर हमको एफिकेसी के ऊपर हर चीज हमको अकाउंटेबिलिटी के साथ, सेफ्टी के साथ वो चाहिए। इसके अंदर जल्दी करने की जरूरत नहीं है। मैं आईसीएमआर से भी रिक्वेस्ट करता हूं आपके थ्रू कि इसके अंदर जल्दी करने की नहीं, कि अगर सरकार चलिए ठीक है, बिल्कुल जल्दी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये बिल्कुल सही बात कही आपने डीआर राय साहब। रुक करेंगे नेहा गुप्ता जी का। डॉक्टर नेहा, क्योंकि जिस तरह से अब आने वाले दिनों में किस तरह की जीवन शैली हम सबकी हो सकती है, क्या कुछ हमें करना होगा, क्या कुछ हमें नहीं करना होगा, खास तौर पर जिस तरह से परिवार में अगर छोटे बच्चे हैं तो उन्हें क्या कुछ खास ध्यान रखना होगा। क्योंकि जिस तरह से अगर किसी शादी पार्टी फंक्शन में हम लोग जाते हैं तो जिस तरह से पहले हम मिलजुल कर बातचीत किया करते थे, आपस में एक साथ इकट्ठा हुआ करते थे, लेकिन खास तौर पर अब जब कोरोना का संकट है और उसके बाद में हम धीरे धीरे इससे उभरेंगे तो कैसे हम इन सब आयोजनों में शामिल होंगे, क्या कुछ एहतियात हमें इन सब में बरतना होगा, और कैसे जीवन शैली जो है वो हम सबके सामने हमें अपनानी होगी। देखिए, पहली चीज हमें ये दिमाग में रखनी है कि कोरोना हमारे यहाँ रहेगा, ये पूरी दुनिया से गायब नहीं हो जाएगा। धीरे धीरे, जैसे डॉक्टर राय ने कहा, हमारे यहाँ हर्ड इम्यूनिटी आने में बहुत समय लगेगा, और इतनी बड़ी पॉपुलेशन में हर्ड इम्यूनिटी आना आसान नहीं है। तो इसको हमें अपनाना होगा कि
कोरोना के साथ हमें कैसे जीना है। जी। जैसे आप डॉक्टर साहब ने कहा, आप किसी के यहाँ अपने रिश्तेदार के यहाँ चाय पीने चले जाते थे, इट इज नॉट गोइंग टू बी इजी। ऐसा सोचना भी अभी कुछ समय के लिए पॉसिबल नहीं है। तो जिस तरीके से हम अभी जी रहे हैं, अपने घर को, परिवार को, बच्चों को, बड़ों को साथ लेकर उनकी सेफ्टी को देखकर ही आगे बढ़ना होगा। ये जितनी सोशल गैदरिंग्स हैं, रिलीजियस गैदरिंग्स हैं, मंदिरों में, मस्जिदों में, चर्च में, शादियां या गमी, इन सारी जगहों पर जितनी सोशल गैदरिंग्स हैं जैसे पहले होती आई थी, ऐसे अभी हम नहीं सोच सकते हैं। आगे कुछ समय तक तो हम नहीं सोच सकते हैं। तो कम से कम लोग एक जगह इकट्ठे हों, वेल वेंटिलेटेड जगहें हों, खुले में मिलें अगर मिलना है किसी से तो। रेस्टोरेंट, मॉल, सिनेमा हॉल, इन सब में संक्रमण की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। बार, ये इन सारी जगहों से जैसे हम पहले जाते आते रहे हैं, ऐसा सोचना भी अभी के लिए मुश्किल है। अगर हमारी आगे जाकर वैक्सीन आ जाती है और हमारे वैक्सीन एफिकेशियस रहती है, हम सबको वैक्सीनेट कर पाते हैं, तो प्रोबेबली स्लोली ग्रेजुअली सब अपने नॉर्मल जीवन शैली में जा सकते हैं। बट तब तक हमें अपने सारे सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स को ध्यान में रखते हुए ही अपनी जीवन शैली में लाना होगा। मास्क पहनना, मास्क नाक के ऊपर रहे, मास्क पहनने के बाद फेस को बार बार टच ना करें। अगर हम कहीं बाहर से आ रहे हैं, हाथ को अच्छी तरीके से साबुन से धोएं, मास्क को सैनिटाइज होने के लिए रखें या मास्क बदलें। जैसे पहले बताया था कि हफ्ते हफ्ते का मास्क अलग रखें, एक पेपर बैग में रखते जाएं। छोटे बच्चों से दूरी बनाएं, बड़े लोगों से दूरी बनाएं। ये सारी चीजें हमें आगे लेकर चलनी होंगी और नॉर्मल जिंदगी आने में अभी समय लगेगा। जी, थोड़ा वक्त तो लगेगा, बिल्कुल नेहा जी। तो जिस तरह से अब ऐसे में नेहा जी ने बताया कि अभी आने वाले वक्त में हमें और खास एहतियात बरतने की आवश्यकता है। डॉक्टर अंशुमन कुमार, रुक करेंगे आपका। जिस तरह से आंकड़ों में इजाफा होते जा रहा है, इन सब के बीच में सरकार धीरे धीरे अनलॉक की जो शुरुआत कर चुकी है, धीरे धीरे सुविधाएं लोगों को मिलने लगी है, राहतें मिलने लगी है, ट्रेनें शुरू कर दी गई है। हालांकि फ्लाइट्स को भी कुछ दिनों के लिए बंद करने के आदेश दे दिए गए हैं, लेकिन जिम्स खुलने की बात कही गई है, सैलून खुलने की बात कही गई है। तो इन सब के बीच में क्या लगता है आपको कि क्या जिस तरह से सरकार ने जो राहत देने की बात कही है, कुछ सहूलत देने की बात कही है आम लोगों को, उससे कितना संकट और बढ़ जाएगा, कितनी चुनौतियां सरकार के सामने और बढ़ जाएगी? क्योंकि एक तरफ सरकार सोशल डिस्टेंसिंग की बात करती है, गाइडलाइन ये कहती है कि सोशल डिस्टेंसिंग हमें रखना होगा, लेकिन सैलून खोलने से, जिम खोलने से या फिर पार्क या मॉल खोलने से तो लगातार जो संक्रमण है वो बढ़ेगा। तो ऐसे में कितनी बड़ी चुनौती, कितना बड़ा संकट एक बार फिर हम सबके सामने आ सकता है? देखिए, दो बातें मैं क्लियर कर देता हूँ जी। पहली बात, जो हर्ड इम्यूनिटी का डिस्कशन चल रहा था, दो एक्सपर्ट ने बताया, उसको क्लियर करूंगा। और दूसरी जो पहले आपने सवाल पूछा उसको मैं क्लियर करता हूँ, उसके बाद मैं हर्ड इम्यूनिटी पे आ जाऊंगा। जी। देखिए, ये मेडिकल इमरजेंसी है, ये इन्फेक्शियस पैंडेमिक है। इसको अगर आप ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट करना चाहेंगे कि सरकार सब कुछ करे, मतलब डंडे की जोड़ पे जिब मत खोलो, डंडे की जोड़ पे ये मत करो, ये पॉसिबल नहीं है। मेडिकल इमरजेंसी के लिए कंट्रोल करने के लिए साइंटिफिक टेम्पर, इंडिविजुअल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर इंसान का व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी, कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी और सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी थर्ड आती है। सरकार आपको लॉजिस्टिक प्रोवाइड करती है। अगर आप राइट की बात करते हैं, अधिकार की बात करते हैं सिटीजन, तो उसके पहले कर्तव्य की बात कीजिए, ड्यूटी क्या है आपकी। तो अगर सरकार अलाउ भी करती है जिम खोलने का, तो आपको उसमें भी परहेज लेना होगा। एहतियात की बार बार बात हो रही है, सारे एक्सपर्ट कर रहे हो, करना ही पड़ेगा। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, हर्ड इम्यूनिटी की बात मैं कहता हूँ, राय साहब ने जो कहा या डॉक्टर नेहा ने कहा, देखिए स्वीडन ने हर्ड इम्यूनिटी को बाय चॉइस ऑप्ट किया था। मतलब उन्होंने लॉकडाउन नहीं किया, उन्होंने अलाउ किया। इसमें डैमेज ज्यादा होगा। मैं मानता हूं इंडिया ऐसी कंट्री नहीं है जिसमें बाय चॉइस हम हर्ड इम्यूनिटी के मॉडल पे जा सकते थे। तो हमने लॉकडाउन किया, एक्सटेंडेड लॉकडाउन करके देख लिया। अब हमारे पास चॉइस नहीं है, वायरस ऑलरेडी स्प्रेड हो चुका है कंट्री में। बेगर्स आर नॉट चूजर्स। अब हम चूज नहीं कर सकते हर्ड इम्यूनिटी को, बाय चॉइस नहीं हम करेंगे, लेकिन देयर इज नो अदर ऑप्शन। जब बार बार कहा जा रहा है कोरोना वायरस आया है, रहेगा, तो ये एक्सटेंड चाहे जितना लंबा हो, लेकिन संक्रमण सबको एक न एक दिन होना है। जो CSIR की रिपोर्ट कह रही 80% एसिम्प्टोमेटिक हैं, तो 20% ही सिम्टम्स लेके आएंगे और अति गंभीर होने की समस्या उन्हीं 20% से निकलेगी। तो ये अच्छी बात है। दूसरी एक अच्छी रिपोर्ट इंडिया की क्या है, CSIR की रिपोर्ट है,
क्लैड A3i जो स्ट्रेन है वो 41% है, जिसकी मारक क्षमता बहुत कम है। 50% है A2a जो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा था, जिसकी मारक क्षमता ज्यादा थी। तो हर्ड इम्यूनिटी में डैमेज जितने वर्ल्ड में हुआ उतना हमारे यहाँ इंडिया में नहीं होगा। और इंडिया में जो आप देख रहे हैं मौतें कम हो रही है, संक्रमण आपको नहीं दिखता है, उसका कारण है स्ट्रेन ऑफ द वायरस, नॉट द ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट ऑफ द पैंडेमिक। वो कारण नहीं है कम होने का, कारण है कि वायरस का स्ट्रेन हमारे यहाँ डिफरेंट है। जो वर्ल्ड में 3.5% था, इंडिया में 41% है। CSIR की रिपोर्ट है, उसको देख लीजिएगा। जी चलिए ठीक है अंशुमन कुमार साहब। डॉक्टर DR राय साहब आएंगे आपके पास में। इस तरह से सरकार कोशिशें लगातार कर रही है और धीरे धीरे राहत देने के बाद भी कर रही है, तो क्या लगता है आपको कि कब तक हम सब इससे मुक्त हो पाएंगे? कब तक जो जनजीवन जो है पुराने जैसा हो पाएगा? कैसे हम जैसे पहले थे वैसे हो पाएंगे? देखिए, अगर सत्यता के ऊपर आऊं तो जैसे हम पहले थे वैसे के दिन तो अभी आपको उम्मीद नहीं करनी चाहिए जी, क्योंकि कोरोना यहाँ पे रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मुझे कभी कभी बड़ा व्यथा होती है देख के कि WHO जो बहुत ही रेस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड की, जी, उसका लेटेस्ट जो एक अभी मेल आया है वो कहता है कि वर्स्ट इज स्टिल टू कम। हम लोग हैरान है एज ए डॉक्टर भी। अब उसकी WHO की अगर हम रोल को देखें तो डे 1 से उसने मिसगाइड किया मेडिकल प्रोफेशन को भी, हर जगह पर गाइड किया है। पहले कहता है कि ये ह्यूमन एनिमल से मेल में नहीं होता, मेन में नहीं होता, उसके बाद ये एयर से नहीं होता, उसके बाद ये है। तो इस प्रकार की, लेकिन ये बात जरूर है कि जो इस प्रकार से अब रिपीटेशन के केसेस आ रहे हैं, अमेरिका के अंदर जो दोबारा स्पर्ट आ रहा है, जो दूसरी कंट्रीज में स्पर्ट आ रहा है, हमको कॉशियस रहना पड़ेगा। क्योंकि अगर हमने अपने डिसिप्लिन को छोड़ दिया तो हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, हम इतने साधन संपन्न नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हम दूसरी कंट्री से बहुत अच्छे हैं, जिसका मुझे गर्व है कहते हुए। लेकिन हमको जरूर अपने आप को कॉशियस रखना पड़ेगा, तभी हम अपने आप को संभाल पाएंगे। सरकार अपनी जिम्मेदारी निभा रही है, जनता को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, जो मुझे कहते हुए कोई शर्म नहीं आती है। जनता को इतनी बार कहा गया लेकिन उन्होंने अपनी जिम्मेदारी से दूर गए। वो कारण क्या थे? मिसमैनेजमेंट हुआ, लेबर का मिसमैनेजमेंट हुआ, प्लान, उसके बाद जमाती यहाँ आकर हमको खराब कर गए, वो मिसमैनेजमेंट हुआ। पुलिस ने उनके एक्शन क्यों नहीं लिए? इंटेलिजेंस ब्यूरो ने एक्शन क्यों नहीं लिए? गवर्नमेंट एक्शन क्यों नहीं लिए? दिल्ली गवर्नमेंट ने क्यों नहीं अरेस्ट किया? तो बड़े क्वेश्चन मार्क हैं। ये वक्त नहीं है उनके बारे में डिस्कस करने का। आज मैं डिस्कस सिर्फ यही करूंगा, हम अपनी जनता को किस प्रकार से इस बीमारी से बचा सकते हैं, और उसका एक ही इलाज है, अपने आप को सोशल डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, जहां तक है हैंड हाइजीन को प्राथमिकता दीजिए, उसके बिना कुछ नहीं। सोशल गैदरिंग को अवॉइड कीजिए, और वो दिन आप यहाँ कहते हैं कि जल्दी से जल्दी वैक्सीन आ जाए, कोई और मेडिसिन आ जाए, तो ईश्वर करेगा दोबारा दिन आएगा, ऐसी क्या दिक्कत की बात है। देखिए, जिस वक्त HIV एड्स आया था, कितने स्टिग्मा और कितनी खौफ था देश के अंदर, लेकिन अभी तक HIV का हमको वैक्सीन नहीं बन पाया है जी। लेकिन वैक्सीन, हमें शुक्रगुजार है सरकार के और हमारे साइंटिस्ट के कि पेंडेमिक होने के बाद, इसको डिक्लेयर करने के बाद 6 महीने के अंदर आज नंबर ऑफ कंपनीज तैयार बैठी हैं इसको वैक्सीन को लॉन्च करने के लिए। उसके ह्यूमन ट्रायल्स चालू होने वाले हैं, क्योंकि ये एक स्पेशल, नहीं तो कोई भी वैक्सीन बाजार में आने के लिए 2 साल 3 साल का वक्त लगता है मिनिमम, और ये आज अगर आ जाता है साल भर में, तो भी हम बहुत अपने आप को कुछ नसीब समझेंगे। तो मैं यही कहूंगा कि हमको ये कभी डरने की जरूरत नहीं है, तो कोई फायदा नहीं है, जिसके लड़ना सीखिए और जीतेंगे, अब ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है डॉक्टर नेहा, जिस तरह से आंकड़ों में इजाफा हुआ है और ऐसे में खान पान को लेकर भी खास ध्यान रखने की आवश्यकता है, जैसा कि आपने पहले बताया था, तो ऐसे में जब कोरोना संक्रमण जो है वो तो खान पान वाली वस्तु से फैल सकता है, तो ऐसे में क्या कुछ एहतियात बरतने होंगे हमें? जिस तरह से अगर हम मार्केट से सब्जी लेकर आते हैं या फ्रूट्स लेकर आते हैं तो उनमें भी कोरोना संक्रमण होने की संभावनाएं होंगी, या कोई भी खाद्य सामग्री लेकर आते हैं उसमें भी कोरोना संक्रमण होने की संभावनाएं होंगी, तो ऐसे में क्या कुछ एहतियात हमें बरतना होगा? देखिए, जैसे हम पहले अपनी फल सब्जी या डेली नीड्स का सामान लाते थे जी, और उसको साफ करते थे, कुछ वीडियोस थे जिसमें लोग साबुन के पानी से साफ कर रहे थे, कुछ सोडा डालकर साफ कर रहे थे, कुछ विनेगर डाल के साफ कर रहे थे।
देखिए, सब्जियों और फल से संक्रमण हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी कम है, बट डेफिनेटली है। जितनी हैंडलिंग है, जितने लोग उन फल को, सब्जी को छूते हैं, उससे कोरोना फैलने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। तो आज भी हम यही मानकर चलें कि हम किसी भी चीज को ये ना सोचे कि हमारा लॉकडाउन खत्म हो गया है तो हम सारी चीजें नॉर्मल हो रही हैं, फल सब्जियों को छूने से कोरोना नहीं फैल रहा है। खाने से कोरोना नहीं फैलता है, लेकिन खाने को जो छू रहे हैं, अगर हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो किचन में खाना बनता है, कोई बाहर लेकर आता है, कोई पैक करता है, कोई डिलीवर करता है। इतनी बड़ी चेन में किसको कहाँ इन्फेक्शन है, आपके घर तक आते आते या आप खाना पिक करते करते कहाँ पर इन्फेक्शन है, ये आपको नहीं पता है। तो वो पैकेट्स को जो आप बाजार से ला रहे हैं उसको अच्छे से साफ करें या उसको क्वारंटीन करें, उसको छोड़ दें कुछ समय के लिए। सर्फेसेस पे वायरस 3 से 6 घंटे के बाद नहीं रहता है। कार्डबोर्ड पर हमने देखा है कि 24 घंटे तक रहता है, बाकी पॉलिथीन या ग्लास सर्फेसेस पर 3 घंटे 4 घंटे तक रहता है। तो अगर हम ये बाहर से लाई हुई चीजों को एक जगह पर छोड़ दें और कुछ समय के बाद उसको यूज करें, तो आई फील हैंडलिंग से भी कोरोना फैलने का रिस्क कम है। सिमिलरली अगर हम खाना जो बाहर से लेकर आ रहे हैं, जो कुक्ड फूड है, कुक्ड फूड को लाकर अगर हम रीहीट कर लें, अपने घर में दोबारा अपने बर्तनों में डालकर गर्म कर लें, तो खाने से कोरोना नहीं फैलेगा। लेकिन वो पैकेट्स जो हैं उनको हम सावधानी से छुएं और सारे प्रिकॉशंस लेते हुए करें, तो आई फील ऐसी कोई परेशानी नहीं है। तो हमें रिलैक्स नहीं होना है, ये नहीं सोचना है कि सब ठीक है, दवाइयाँ आ गई हैं, इम्यूनिटी हो रही है, टेस्टिंग बढ़ रही है। ये बहुत अच्छी बात है कि हमें सब पता चल रहा है कि टेस्टिंग बढ़ रही है, दवाइयाँ आ रही हैं, बट अभी हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए दवाइयाँ हैं, प्रोफाइलैक्सिस के लिए कुछ नहीं है, वैक्सीन अभी तक हमारे पास नहीं है। तो जब तक हम पूरी तरीके से कोरोना को से लड़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं, तब तक हम जिस तरीके से करते आ रहे हैं अपना हैंडलिंग, उसी तरीके से हैंडलिंग करें और ये ना सोचें कि बाहर अगर रेस्टोरेंट खुल गए हैं तो हमें वहां जाकर खाने से एक्सपोजर नहीं होगा। खाने से नहीं होगा, बट हैंडलिंग से डेफिनेटली हो सकता है। चलिए ठीक है, डॉक्टर अंशुमन कुमार आएंगे आपके पास में, क्योंकि सरकार के द्वारा कोशिशें लगातार की जा रही है। माना जा रहा है कि 15 अगस्त तक जो है आईसीएमआर मंजूर दे सकता है, या उसकी शुरुआत में हो सकती है वैक्सीन को बाजार में लाने की या फिर लोगों पर उसका ट्रायल करने की। तो ऐसे में अगर ये बाजार में आ जाती है, इसका परीक्षण हो जाता है, सफल परीक्षण भी हो जाता है, सक्सेस हो जाता है, तो इसके बाद क्या कुछ तस्वीर जो है वो सामने आएगी हम सबके? क्या माना जाए कि क्या हम कोरोना से निजात पा सकेंगे? क्योंकि कोवैक्सीन अगर जब आ जाएगी, जिसको काफी दिनों से सभी लोगों को उम्मीद है इस चीज की, अगर ये सामने आ जाएगी हम सबके, डॉक्टर्स का ट्रायल ले लेंगे, इसका परीक्षण कर लेंगे, और उसके बाद में क्या कुछ राहत हम सबको मिल सकती है? कैसी तस्वीर होगी कोवैक्सीन के आने के बाद देश की? बिल्कुल, आपने अपने सवाल में ही जवाब दे दिया, कुछ राहत मिल सकती है जी। राय साहब ने भी क्लियर किया इस चीज को। वैक्सीन को प्रोग्रेस करने का, इवॉल्व होने का एक ट्रायल का प्रोसेस है, 4 फेजेज में ट्रायल होते हैं, उसको बाईपास नहीं कर सकते जल्दबाजी में, नंबर 1। नंबर 2, अगर साइंटिस्ट पे दबाव डाल के किसी भी वजह से, किसी तय तिथि या तारीख या पंडित के निकाले हो, ज्योतिषाचार्य के निकाले हो तारीख पे निकालना चाहेंगे, वैक्सीन उस प्रोसेस से नहीं चलता है। एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, वैज्ञानिक प्रक्रिया की तरह वैक्सीन आएगा। आ जाने के बाद 2-3 चीजें, सेफ्टी, एफिकेसी, कॉस्ट, एबिलिटी एंड प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन का मतलब है कि वैक्सीन आपने दे दिया, क्या 100% लोग जिनको वैक्सीन लगा उस इन्फेक्शन से बचने के काबिल हो गए? ये क्यों सवालिया निशान होगा? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस में म्यूटेशन की पॉसिबिलिटी बहुत रहती है। आपने सर्टेन स्ट्रेन ऑफ वायरस के अगेंस्ट वैक्सीन बनाया, दिया, अब वायरस म्यूटेट हो गया, तो इससे आपका प्रोटेक्शन लेवल नहीं आएगा। यस, जो आपने बात कही, कुछ प्रोटेक्शन, कुछ लोग ऐसे जरूर होंगे जो बचेंगे। तो अल्टीमेटली क्या आता है? प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जी। प्रिवेंशन के गाइडलाइन को फॉलो करते रहना, उसको नहीं भूलना है, इवन इसकी वैक्सीन आ जाए। और एक चीज आएगी फिर, कॉस्ट इफेक्टिवनेस। क्या सरकार के पास इतना हेल्थ बजट है कि 135 करोड़ जनता में जो इन्फेक्ट हो गए उनको हटा भी दें तो सबको वैक्सीनेट करा लें? इसको भी ध्यान में रखना होगा और सोचना होगा। चलिए डीआर राय साहब, एक सवाल मेरा आपसे ये भी है कि जिस तरह से अगर सरकार कोवैक्सीन ले आती है, जिस तरह से अंशुमन साहब से मैंने पूछा, वैसे आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर सरकार कोवैक्सीन ले आती है तो क्या कुछ तस्वीर हम सबके सामने होगी? कितनी राहत हमें मिल सकती है? देखिए, अगर सरकार ये लेकर आ जाती है तो राहत तो मिलेगी, लेकिन जैसे अभी हम इसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं कि ये कब तक आएगा,
अभी तक हमको देखिए इसकी 2 डोज के अंदर आएगा, 2 डोज भी दी जाती है 15 दिन के इंटरवल पे या 3 हफ्ते के इंटरवल, 3 वीक्स के इंटरवल के ऊपर। उसके बाद कितनी एंटीबॉडीज बनती है, कितनी उसको इम्यूनिटी मिलेगी, ये बड़ा लंबा प्रोसेस है। अगर हम इसी के ऊपर रह जाएंगे तो शायद हम अपने राह से भटक जाएंगे। सरकारें और हमारी कंपनियां जो काम कर रही हैं उनको काम करने दीजिए, लेकिन जिस चीज की हमको एहतियात बरतनी है हमें उस एहतियात को बरतना ही पड़ेगा, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ये सबसे बड़ी बात पहले भी मैं कह चुका हूँ, सबसे ज्यादा वैक्सीन को तभी लॉन्च किया जाता है जब उसकी एफिकेसी, उसके साइड इफेक्ट्स नहीं है, उसकी इम्यूनिटी प्रॉपर मिल रही है और उसकी अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी ये भी होनी चाहिए। तो जैसे कि हम कहते हैं कि हमारी जो सरकार इसके खर्चे को बियर कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, तो ये तो एक समस्या बात की आएगी, लेकिन पहले वैक्सीन आ जाए तो मैं समझता हूँ सरकारें अपने आप कोई ना कोई बजट निकाल के ये भी पैदा करेंगी ताकि गरीबों को और दूसरों को दिया जाए, मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपसे मेहमानों का हमारे जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो इस तरह से सरकार के द्वारा कोशिशें की जा रही है, लेकिन उन सब के बाद में 15 अगस्त तक इसके आने की संभावना, कोवैक्सीन के आने की संभावना जताई गई है। लेकिन क्या कुछ इसके बाद की तस्वीर होगी, कितनी राहत मिलेगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। APN न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।